सभी को नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल प्रेम मैथ्स फैक्ट्री पे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर है, उसमें मैथ का सिलेबस। और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपके रहेगा नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या। तो हम प्राकृत संख्या से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में जो आपका सिलेबस है नेचुरल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, और वन बाय वन करते करते हम पूरा लास्ट तक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वहां तक हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम मैथ पढ़ेंगे, उसके बाद में जो मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है, और स्टैटिक्स है और रीजनिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है देखते हैं। चलो, तो जैसा इसका नाम है वैसे ही ये संख्याएं होती है। कैसे? प्राकृत या नेचुरल नंबर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, अर्थात प्रकृति में हम जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया करते थे उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे आपके पास में पहले वस्तुएं हुआ करती थी। मान लीजिए आपका घर है और घर में मान लीजिए बर्तन है, और उन बर्तनों की जरूरत पड़ोसियों को भी पड़ती। जब आपके पड़ोस में कोई प्रोग्राम होता तो वो आपके घर से उधार में, जैसे थाली वगैरह, ये मांग कर ले जाते थे। तो आपके घर से थाली या गिलास, ये सारी चीजें एक दूसरे से मांग के लाया करते थे। आजकल तो सारा डिस्पोजल वगैरह आते हैं, लेकिन पहले स्टील की थाली गिलास होते थे और उनको एक दूसरे घर में मांग के ले जाया करते थे। तो आपसे मान लीजिए कोई थाली लेने आया है, तो हो सकता है आपके पास में एक थाली हो, दो थालियां हो, तीन हो, चार हो, इस प्रकार से कुछ थालियां हो, और आप उनको उधार दे दे। तो आप जब उनको उधार देंगे तो इन थालियों को गिनकर बाद में देंगे। पहले आप गिनेंगे और बाद में इनको उधार दे देंगे। जब वापस लेंगे तो उतनी ही थालियां हम गिनकर वापस लेंगे। तो हम गिनने में अर्थात गिनती करने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया करते थे उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब देखना, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या को जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, प्राकृत, प्राकृत संख्या। जैसा कि इसका नाम है वैसा इसका काम है। कैसे? प्राकृत में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या? एक। इसका मतलब ये कहाँ से शुरू होने वाली है? एक से। तो प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है एक से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, और एक बार गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में तो चलती रहती है। तो एक से स्टार्ट होके और लास्ट तक, अनंत तक ये चलती रहेगी। अर्थात वस्तुएं है वो अनंत वस्तुएं हो सकती है, गिनती है वो अनंत तक हो सकती है। इस कारण से प्राकृत संख्याएं भी कहां तक होगी? अनंत तक। फिर से एक बार समझिए, प्राकृत संख्या में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एक। यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है? एक। तो ये खुद आपको बता देगी कि मैं कहां से स्टार्ट होंगी? एक से स्टार्ट होंगी। तो ये एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है। दूसरी विशेषता, क्या प्राकृत संख्याएं पॉइंट में हो सकती है? तो पहले आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि प्राकृत संख्याएं वो होती है जो गिनती गिनने के अर्थात वस्तुओं की गिनती गिनने के काम में आती है। तो क्या आपके पास में पॉइंट में थालियां हो सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका पड़ोसी आया और उसको आपने 1.5 थाली उधार दे दी? बिल्कुल नहीं। या तो एक थाली देंगे या दो या तीन। संख्याओं में आप जो पूरी पूरी संख्या है वही काम में लेंगे। दूसरा, क्या आपके पास में ये प्राकृत संख्याएं माइनस में हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आपका कोई पड़ोसी आया और उसने कहा कि भाई हमें कुछ गिलास चाहिए। अब आपने कहा भाई मेरे पास तो माइनस में 5 गिलास है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि माइनस में आपके पास 5 गिलास है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब प्राकृत संख्याएं माइनस में भी नहीं हो सकती। दूसरी, प्राकृत संख्याएं पॉइंट में भी नहीं हो सकती। आपके पास में 1.5 थाली, 2.5 गिलास इस टाइप से नहीं हो सकते हैं। या तो एक गिलास होगा या दो या तीन होंगे। ठीक, तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी। क्या प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल करते हैं? तो देखते हैं जीरो को शामिल करना है या नहीं करना। तो आप मान लीजिए किसी खेत में जाते हैं और वहां पे खूब सारे कबूतर बैठे हुए हैं, और आप वहां पे जाके आवाज करते हैं तो ये सारे कबूतर उड़ जाते हैं। जैसे ही ये कबूतर उड़ते हैं तो शुरुआत में मान लीजिए वहां पे 20 कबूतर थे और 20 के 20 है वो उड़ गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए वहां पे कितने कबूतर बचे? तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं बचा। भाई आज के टाइम में तो 20 माइनस 20 जीरो कर देते हैं, अपन 20 में से 20 घटाते हैं तो जीरो कर देते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा था कि 20 कबूतर थे, 20 के 20 उड़ गए,
तो कितने बचे? तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी नहीं बचा, अर्थात जीरो। तो आज के टाइम में तो हम जीरो लिख देते हैं, लेकिन पुराने समय में जीरो लिखने का कोई ऐसा नियम था नहीं कि आप जीरो को लिखेंगे, आप डायरेक्ट कह देते कुछ भी नहीं बचा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी आपसे बाइक मांगने के लिए आ जाए, कहे कि भाई बाइक दीजिए, आपके पास में मान लीजिए बाइक है ही नहीं, तो आप साफ साफ मना कर देंगे कि मेरे पास तो है ही नहीं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराने समय में जीरो का कोई खेल नहीं था, जीरो इसमें नहीं था। तो क्या क्या नहीं था? जीरो था, क्या नहीं था? क्या ये संख्याएं पॉइंट में हो सकती है क्या? जैसे 2.4 नहीं हो सकती। क्या ये संख्या माइनस में हो सकती है क्या? -5 नहीं हो सकती। तो इसमें जीरो नहीं होता है, पॉइंट में नहीं होती है, और माइनस में भी नहीं होती। ये तीनों ही चीजें नहीं होती। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वो होती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है, और ये पूरी पूरी संख्याएं ही होती है, पॉइंट वाली संख्याएं नहीं होती। इसका मतलब एक, एक के बाद में 2, फिर 3, 4, 5, ऐसे अनंत तक चलती रहेगी। तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ प्राकृत संख्याओं का। तो आप समझ गए होंगे प्राकृत संख्याएं क्या है। इसमें कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, और ये हमेशा के लिए याद भी रहेगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अगर जीरो नहीं था तो 10 कैसे लिखा करते थे? चलिए थोड़ा बता ही देते हैं। अब फर्स्ट ग्रेड का बैच है तो अच्छे तरीके से ही पढ़ाएंगे आपको, और संभावना ये है कि भाई एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा, जो क्लास में पढ़ाएंगे वहीं से सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो हर चीज को क्लियर करते हुए, बिल्कुल अच्छे से बेसिक कंसेप्ट से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो बता देता हूँ पूरा डिटेल से कि प्राकृत संख्याएं है उसमें 10 को कैसे लिखा करते थे। तो आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में भी कि जब पति परदेश चला जाता था कमाने के लिए, तो जो पत्नी हुआ करती थी, नई नवेली दुल्हन हुआ करती थी, वो दीवार पे ऐसे कोयले से कुछ लाइनें खींच लिया करती थी, और वो पूछती अपने पति से कि आप कितने दिनों के बाद में वापस घर लौट कर आएंगे। ठीक है, कब आप घर लौट के आएंगे? तो पति ऐसे खूब सारी लाइनें खींच दिया करता था, और वो कहता कि तू रोज सुबह उठकर एक लाइन काट दिया कर, और जब ये लाइनें खत्म हो जाएगी तो मैं आपके घर वापस लौट के आ जाऊंगा। तो वो बेचारी सुबह रोज उठती, और उठते ही सबसे पहला काम यही करती, एक लाइन है उसको काट देती। ऐसे वो काट दिया करती थी, और ऐसे लाइनें खींच खींच के वो काम चलाया करते थे। तो देखो कैसे। और साथ में एक गाना भी गाती थी कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, कद मारा पीऊ जी घर आसी। वो काले कौवे को उड़ाती थी और कहती कि तू उड़ जा और संदेशा ले जा मेरे पति के पास में कि वो वापिस कब घर पे आएंगे। ठीक, तो देखो कैसे। जब आपको संख्याएं लिखना स्टार्ट करते हैं तो संख्याएं ऐसे लिखा करते थे, कैसे? जैसे एक लिखना था तो एक लाइन खींच दिया करते थे, जब दो लिखना था तो दो लाइनें खींच दिया करते थे, और जब तीन लिखना था तो पहले तीन लाइनें खींच दिया करते थे, जब चार लिखना था तो चार लाइनें खींच दिया करते थे, जब पांच लिखना था तो हम चार लाइनें तो ऐसे खींच दिया करते थे, और एक ऐसे टेढ़ी लाइन खींच दिया करते थे। तो ये पांच हो गया। फिर जैसे ही छह लिखना था तो पांच का तो एक जोड़ा हुआ करता था, चार लाइनें खींच के ये पांच हो गया, और उसके बाद में एक। इसी प्रकार से जब 10 लिखना होता था तो पांच का एक जोड़ा, और उसके बाद में पांच का एक जोड़ा। इस प्रकार से संख्याएं लिखा करते थे, और इनको आगे हम स्टैटिक्स में भी पढ़ेंगे, टेली या मिलान चिन्ह ये हुआ करते थे। तो इस प्रकार से 10 का प्रयोग किया जाता था। जब संख्याओं का प्रयोग नहीं किया जाता था तब ऐसे ही लाइनों से काम चलाते थे। तो आपके समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्याएं जो है वो क्या होती है, और उनका प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ से स्टार्ट होती है, और ये पॉइंटों में हुआ नहीं करती है, और ये अनंत तक चलती रहती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में आगे लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब प्राकृत संख्याएं और उन पर आधारित गणितीय संक्रियाएं। तो गणितीय संक्रियाएं क्या क्या हो सकती है? तो ये प्राकृत संख्याएं हैं वो आप जानते हैं एक से शुरू होती है और ये अनंत तक चलती रहती है। तो सबसे पहला हम सीखेंगे
कि प्राकृत संख्याओं का योग करना, इनका योग सीखेंगे हम। तो सबसे पहले लिखिए हेडिंग प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। तो आप एक चीज देखना, पहले हम कुछ प्राकृत संख्याओं को जोड़ के देखते हैं, जैसे 1 + 2 + 3। मान लीजिए आपको शुरू की 3 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इनको जोड़ के देखते हैं। जोड़ हुआ 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, अब हम शुरू की 4 प्राकृत संख्याओं को जोड़ के देखते हैं, तो इनका जोड़ हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ तक 6 और 4 हो जाएगा 10। अगर हम शुरू की 5 प्राकृत संख्याओं को जोड़े तो इनका जोड़ हो जाएगा कितना, 10 तो यहाँ तक था और 5 15। इस प्रकार से ये जोड़ आ रहा है। तो इसके लिए क्या कोई सूत्र होता है? बिल्कुल होता है, वो आपको याद रखना है। कैसे? ये लिखा n, उसके बाद में लिखा n + 1 और बट्टे 2। ये होता है n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का। और ये n कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? शुरू से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब प्रथम, सबसे पहले जो आए उसको प्रथम कहते हैं। तो ये सूत्र होगा आपके पास में, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है वो ज्ञात करने का सूत्र ये होगा। आपको मैं बिल्कुल जैसे क्लासरूम में पढ़ाता था उसी प्रकार से यहाँ ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्लास में जब स्टूडेंट सामने होते हैं तो बात कुछ अलग ही रहती है, लेकिन वही बात यहाँ पे ऑनलाइन भी लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आप देखेंगे कि जो मजा आपको क्लास में आया करता है वही मजा आपको ऑनलाइन भी आएगा। ठीक, तो प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र आपने देख लिया। अब यहाँ ट्राई करते हैं। यहाँ पे कितनी प्राकृत संख्याएं ली थी? 3, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 प्राकृत संख्याएं हमने ली। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आप सबके पास में सूत्र है क्या? n + 1 और बट्टे 2। n का मान कितना? तो कितनी संख्याएं लेनी है? 3। क्यों? क्योंकि सूत्र में लिखा हुआ है प्रथम, ये भी प्रथम। n की जगह कितना आ गया? 3। प्रथम n मतलब प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योग। तो जहां पर n है वहां पे कितना लेना है? 3। तो सूत्र में जहां n है वहां पे भी क्या लिख देंगे? 3। तो n की जगह लिखेंगे 3, n + 1 मतलब 3 + 1 और बट्टे में 2। ये हो गया 3, 3 + 1 हो गया 4 और बट्टे में 2। 2 से 4 कट गया 2 बार, 3 × 2 हो गया 6। आपके पास में आया 6। चेक कर लीजिए प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योग कितना था? 6। अगला सवाल देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो सूत्र आपके पास में यही रहेगा। आपको सूत्र बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए और एग्जाम में आपको सूत्र की बजाय डायरेक्ट मान ही लिखना पड़े। तो n का मान इस बार कितना लेना है? 4। 4 + 1 बट्टे 2। अब ये हो गया 4 और 4 + 1 हो गया 5 और बट्टे 2। 2 से ये 4 कट गया 2 और 5 दूना 10। चेक कर लीजिए प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग कितना आया? 10। अगला देखते हैं प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो सूत्र वापस वही लिखना है, n + 1 बट्टे 2। n की जगह इस बार कितना? 5। 5 + 1 हो जाएगा 6 बट्टे 2। 2 से कट गया 3 बार, 5 ये 15। चेक कर सकते हैं कितना आया? 15। तो बताइए आप कितनी भी प्राकृत संख्याओं का योग अब ज्ञात कर सकते हैं या नहीं? बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक सवाल लिखिए, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? सोल्व करके बताइए। आपने शायद सोल्व कर लिया होगा। अब चेक करना सही है या नहीं है। सूत्र क्या है? n + 1 बट्टे 2। मैंने पूछा प्रथम, इसका मतलब कहाँ से शुरू करना है? शुरुआत से, तो तभी ये सूत्र लगेगा। अगर बीच में से पूछ लिया जाए तो क्या ये सूत्र लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो उसका अलग तरीका होता है, वो भी समझाएंगे। तो प्रथम का मतलब शुरू की 50। तो n का मान कितना? 50। 50 + 1 आपके 51 हो गया, या ऐसे लिख लीजिए 50 + 1 बट्टे 2। ये हुआ 50। 50 + 1 हो गया 51 और बट्टे 2। 2 से काटा इसको कितनी बार?
25 बार। ठीक, और 25 को 51 से गुणा करना है, तो क्या आएगा चेक करते हैं। देखो, अब 25 को 51 से या तो ऐसे गुणा कर लो, या एक तरीका और भी होता है, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो। जैसे 25 और गुणा 51 है, ये करना है। अगर आप 25 को 4 से गुणा कर देंगे और 4 का भाग भी दे देंगे, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100। 100 से किसी संख्या को गुणा करना बहुत आसान है, तो ये हो जाएगा ऊपर तो कितना 5100। 51 जब 100 से गुणा होगा तो 5100 और बट्टे 4। 4 का भाग देना बहुत आसान होता है। 5100 का आधा तो 2550 हो जाएगा, और 2550 का आधा तो 2500 का आधा हो गया 1250, और 50 का आधा हो गया 25। 1250 और 25 हो गए 1275। तो एक तरीका तो हो गया ये वाला। अगर ये तरीका आपके लिए अभी सूटेबल नहीं है, क्योंकि बाद में आप जैसे पूरी गणित पढ़ लेंगे तो ये तरीका आपको बहुत आसान लगेगा। अगर ये तरीका अभी आपके लिए सूटेबल नहीं है, अभी आपकी शुरुआत है, तो आप डायरेक्टली गुणा कर लीजिए 51 को 25 से। जब 51 को 25 से गुणा करेंगे तो देखना कितना आएगा, 25 एकम 25, 25 का 5, हासिल की कितनी 2, 25 गुणा 5 125, 125 और 2 हासिल की 127, तो ये आ गया 1275। दोनों ही तरीके से उत्तर है वो सेम आएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, आपका भी शायद यही होगा 1275। अगला सवाल लिखिए, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपके पास में सूत्र है n, n+1 और बट्टे 2। n की जगह कितना लिखना है 100, 100 + 1 हो गया 101 और बट्टे 2। क्या पहले इसको काटना चाहिए, नहीं, देखो समझना, आप गणित में कम से कम समय में सवाल सोल्व करना चाहते हैं तो मेरी बताई हर बात का पालन आप करना शुरू कर दीजिए। जहां पे भी आपको गुणा करना हो वहां आप हमेशा अगर 100 हो या 10 हो या 1000 हो तो उनको कभी काटना मत, क्योंकि उनका गुणा करना बहुत आसान होता है। इसलिए सबसे पहले 101 को 100 से गुणा करो, तो ये 101 और 100 से गुणा किया तो 2 जीरो लगा दिए। अब इसमें 2 का भाग देना है वो बहुत आसान होता है। ये आपके पास में आया 10,100। अब इसमें 2 का भाग देने का मतलब आधा करना है। किसी भी संख्या में 2 का भाग देने का मतलब आधा करना होता है। किसी भी संख्या में 4 का भाग देने का मतलब होता है 2 बार आधा करना है। एक बार आधा किया, फिर जो आया उसको पुनः आधा किया। तो आप 10,100 का आधा करेंगे तो 10,000 का आधा 5,000, 100 का आधा 50, तो ये आएगा 5,050, मतलब 50-50। यही आपके लिए आंसर होगा। तो आपका आंसर भी शायद यही आया होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल लिखिए जिसमें आपको मान लीजिए बीच में से प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया जाए। कहा जाए कि बताइए 11 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 11 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपके पास में डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं होगा, आपको वही सूत्र काम में लेना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याएं, और ये हो गई 20 तक प्राकृत संख्या। अब आपको ज्ञात करना है 11 से, इसका मतलब कहां से शुरू करना है 11 से, जहां से लिखा जाता है वहां से शुरू कर दो। इसने लिखा 11 से, इसका मतलब 11 से आपको स्टार्ट करना है, और आपको कहां तक 20 तक, इसका मतलब इन संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है 11 से लेके 20 तक। अब आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप 1 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर लीजिए। उनमें से 1 से लेके कहां तक 10 तक की प्राकृत संख्याओं को गठा दीजिए, तो आपके पास में बच जाएगी 11 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याएं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास में यहां से लेके यहां तक इतनी लंबाई की कोई वस्तु है। अब आपको केवल यहां से लेके यहां तक ये हिस्सा काम में लेना है। आप क्या कीजिए, पहले पूरी वस्तु को लेंगे,
उसके बाद में जो आपको नहीं चाहिए उसको हटा देते हैं। इधर वाला जो हिस्सा है इसको हम हटा देंगे तो ये आपके पास में बच जाएगा। वही काम यहाँ पे करना है। आपको सबसे पहले 1 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, और इसमें से घटा देंगे 1 से कहाँ तक, 10 तक। 10 तक की क्यों घटाया, आप यहाँ गलती मत कर देना, कहीं 11 तक मत घटा देना कि पहले 1 से 20 तक ज्ञात कर लिया फिर 1 से 11 तक घटा दिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको 11 से 20 तक तो रखना है, इसलिए 11 रखना है। इस कारण से हम 10 तक ही हटाएंगे, यहाँ विशेष ध्यान रखना है आपको। तो हम हटाएंगे केवल 1 से लेके 10 तक। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। सूत्र है आपके पास में n+1/2। तो n का मान यहाँ के लिए लिखेंगे 20, 20 + 1/2 माइनस 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा 10, 10 + 1 और बट्टे 2। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया 20, 20 + 1 हो गया 21 और बट्टे 2, माइनस ये हो गया 10, 10 + 1 हो गया 11 और बट्टे 2। 2 से ये कट गया कितनी बार, 10 बार। 10 गुणा 21 हो गया 210, माइनस अब यहाँ से 2 से काटा 10 को 5 बार, 11 गुणा 5 हो गया 55। 210 में से 55 आपको घटाने हैं। तो 210 में से 50 घटाते हैं तो 160, 5 और घटाते हैं तो 155। तो ये आपके लिए आंसर होगा, उत्तर आ गया 155। तो हमें पता चला कि जब बीच में से किसी प्राकृत संख्याओं के सीरीज का योग ज्ञात करना हो, जैसे 11 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, तो पहले हम शुरू से लेके लास्ट वाली तक अर्थात 20 तक ज्ञात कर लेते हैं, और उसके बाद में जहां से ज्ञात करना है उससे पहले वाली मतलब 10 तक का है योग गठा देते हैं। तो आपने सबसे पहले 1 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर लिया, उसके बाद में आपने 1 से लेके 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग उसको गठा दिया। तो आपके पास में सूत्र में मान रखा और 155 आंसर आ गया। एक और सवाल देखते हैं। लिखिए एक सवाल लिखिए। 50 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। 50 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो बताइए पहले कहां से कहां तक ज्ञात करेंगे, 1 से 100 तक योग सीधा लिख देते हैं, माइनस 1 से कहां तक 49 तक, क्योंकि 50 से आपको रखना है, 50 से लेके आपको 100 तक तो ज्ञात करना है, इसलिए 50 से पहले वाली है मतलब 49 तक है 1 से लेके, उनको हटा देते हैं। तो 1 से 49 तक की प्राकृत संख्याओं के योग को गठा देते हैं। तो 1 से 100 तक ज्ञात करने का तरीका है, सूत्र लिखेंगे आप n+1/2। सूत्र आपको बार बार यूज करना है ताकि एग्जाम में सूत्र लिखने में टाइम नहीं लगे। n की जगह कितना लिखेंगे 100, 100 + 1 हो गया 101/2 माइनस 1 से 49, तो n का मान 49, 49 + 1 हो गया 50 और बट्टे 2। आप इसको सोल्व कर लेना, उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। जैसे कुछ प्राकृत संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 और मान लीजिए 10 तक की प्राकृत संख्याएं हैं और इनके वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इनका वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और 10 तक है तो 10 का स्क्वायर। उसके बाद में इनके वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो पहले तो वर्ग किया, उसके बाद में वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, आपको 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करते हैं, चलो सीखते हैं। तो हमने देखा कि प्राकृत संख्याओं के योग ज्ञात करने का सूत्र है वो n+1/2, इतना तो आपको आता है।
ठीक है। अब आपको वर्ग ज्ञात करना है, तो वर्ग में आप क्या करते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, अर्थात ये 2 आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब 2, जैसे ही क्लिक किया इसका मतलब सूत्र में एक पद और आएगा, कितना, 2 n+1। यहाँ n+1 था, वर्ग ज्ञात करना है तो एक पद और जुड़ जाएगा, कौन सा, 2n+1। ठीक, और बट्टे में पूरे के में देखो क्या करना है, पहले तो कितना था, 2 था, लेकिन यहाँ पे आपको कितना लिखना है, आपको बट्टे में 6 लिखना है। ठीक, तो ये एक नया सूत्र है, इसको भी आपको याद करना होगा। आपको केवल 2 ही सूत्र याद करने हैं, एक तो प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का n+1/2, और दूसरा प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का। तो आधा सूत्र तो सेम है, n+1 इतना तो सेम है। उसके बाद में वर्ग ज्ञात करना है, तो वर्ग में घात कितनी होती है, 2, तो आप लिखेंगे 2n+1, और पूरे के बट्टे में कितना करना है, 6 कर देना है। ये केवल 2 ही सूत्र आपको याद करने हैं, इसके अलावा आपको ज्यादा सूत्र नहीं बताए जाएंगे। तो यहाँ पे n का मान कितना रखना है, 10, क्योंकि 1 से लेके कितनी 10 संख्याएं होगी, तो n का मान आपने लिखा 10, 10 + 1 डायरेक्ट लिख दें 11, 10 का दुगुना, या चलो विस्तार से लिखते हैं थोड़ा सा, 10 + 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2n, इसका मतलब 2 × 10 + 1 करना है, और पूरे के बट्टे में 6 करना है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10, 10 + 1 हो गया 11, और 10 का दुगुना 20 + 1 हो गया 21, और पूरे के बट्टे में 6। 2 से आपने काटा तो ये 3, और ये कट गया 5। उसके बाद में 3 से काटा कितनी बार, 7 बार। अब इसको गुणा करते हैं, देखो कैसे, 7 को 5 से गुणा किया 35, 35 को 11 से गुणा करना। तो चलो सिखाते हैं आपको, जो भी नई चीज सिखाऊंगा मैं इस साइड आपको लिख के बता दूंगा। किसी भी संख्या को 11 से गुणा करते हैं तो देखो कैसे किया जाता है। आपके पास में आया 35, तो ये लास्ट वाला जो 5 है उसको ऐसा का ऐसा लिख दो, उसके बाद में इन दोनों को जोड़ के लिख दो, और उसके बाद में ये 3 है, इसको ऐसा का ऐसा लिख दो। ठीक, वापिस समझिए, देखो किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो लास्ट वाली इकाई वाले अंक को ऐसा का ऐसा लिख दो, उसके बाद में इन दोनों संख्याओं का जोड़ लिख दो, 5 और 3 हो गए 8, उसके बाद में ये जो लास्ट वाला अंक है वो लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया 385, 385। वापिस समझिए, देखो आपको 1 से लेके 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो वर्गों का योग ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र आपके पास में n+1 कोष्टक 2n+1/6। n का मान आपने रखा 10, ये हो जाएगा n+1, 10 + 1 कोष्टक 2n, मतलब n का दुगुना, तो 10 का दुगुना +1, और पूरे के बट्टे में 6। ये हो गया 10, 10 + 1 हो गया 11, 10 × 2 हो गया 20 + 1 हो गया 21, और पूरे के बट्टे में 6। 2 से काटा 3 बार, ये काटा 5 बार, फिर इस 3 को 7 से, ये 3 से काटा 21 को 7 बार, आपके पास में बच गया 5 × 11 × 7। 7 को पहले 5 से गुणा किया 35, 35 को 11 से गुणा करना इजी रहता है, तो 35 को 11 से गुणा करना हो तो आपने ये तरीका अपनाया, और ये तरीका इस प्रकार से है कि आप 5 को तो ऐसा का ऐसा लिख दो, इन दोनों का जोड़ 5 और 3 8 लिख दो, फिर ये 3 यहाँ पे ऐसा का ऐसा लिख दो। ठीक, तो ये 385 आपके पास में उत्तर आ गया। चलो कुछ और गुणा करना सिखाते हैं, 11 से गुणा करना सिखाते हैं, ताकि कैलकुलेशन में आपका कम से कम समय लगे। और फर्स्ट पेपर में यही दिक्कत आती है कईयों के, कि उनको टाइम नहीं मिल पाता है, वो मैथ के सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाते। पिछली बार जो जनवरी 2020 में एग्जाम हुई थी, तो मैंने कईयों से ये कहते हुए सुना है कि सर हमें टाइम नहीं मिला, इसके कारण से पेपर छूट गया, या कुछ क्वेश्चन है वो सोल्व करने से रह गए। क्वेश्चन तो आ रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिला, तो ये दिक्कत आपके ना हो इसलिए आप ये जो एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ उनको भी सीखते जाइए। जैसे मैं बता रहा था आपको, किसी भी संख्या को गुणा करना है 11 से, तो कैसे करते हैं, देखो 4 को ऐसा का ऐसा लिखा, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और ये 5 ऐसा का ऐसा होगा, गुणा करके देख लीजिए यही आएगा। अब मान लो संख्याएं ऐसी हो कि उनका जोड़ है वो ज्यादा हो जाए, जैसे 68 को 11 से गुणा करना है तो 8 तो ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा 14, तो आपको 14 नहीं लिख के केवल 14 का लिखना है 4, एक आशिल की है वो
इसमें जोड़ देना, तो ये हो जाएगा 7, 748। गुणा करके देख लो, 68 को गुणा करना है 11 से, 1 से गुणा किया तो ये 8, ये 6 क्रॉस लगाया, फिर 8 और 6 वही आएगा, 8, 8 और 6 14 का 4 हासिल की 1, 1 6 में जुड़ेगा तो 7, 748। ठीक, तो उत्तर सेम रहने वाला है। अगर जोड़ 10 हो जाए या 10 से ज्यादा हो जाए तो वो जो एक हासिल है वो इसमें 6 में या यहाँ वाली संख्या में जुड़ जाएगी। चलिए जल्दी से सोल्व करके बताइए। जैसे मैंने लिखा 88, इसको 11 से गुणा करके बताइए, तो 8 होगा, 8 और 8 16 का 6 होगा, 8 16 का जो 6 है, तो एक जो हासिल की है वो किस में जुड़ेगी, 8 में, तो ये हो गया 968, 968। ऐसे आपको जल्दी से गुणा करना है। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर एक सवाल और लिखिए, लिखो 1 से 50 तक की 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। चलो सोल्व करते हैं। 1 से 50 तक, तो सूत्र क्या है, n प्लस 1, 2n प्लस 1 और पूरे के बट्टे में 6। ठीक है, n का मान कितना, 50, 50 प्लस 1 कितना, 51, 50 का दुगुना 100, 100 प्लस 1 कितना, 101, पूरे के बट्टे में कितना, 6, 2 से काटा 3 बार, और इसको 2 से काटा तो कितना, 25, 3 से काटा, ये पक्का कटेगा, 17 3 51, 17, आपके पास में आ गया 25 गुणा 17 गुणा 101। आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं हम, जिसमें लिखा जाए कि बीच में से किसी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लिया जाए। जैसे आपको कह दिया जाए कि 5 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। 5 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। आप सब जान चुके हैं, इतने तो होशियार हो ही गए हैं कि भाई बीच में से पूछ लिया जाए तो क्या करते हैं। तो सबसे पहले 1 से लेके कहां तक, 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। तो लिख लीजिए 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग माइनस कर देंगे, कहां से, 1 से कहां तक, 4 तक, क्योंकि 5 से लेके 10 तक आपको रखना है। तो माइनस करेंगे 1 से 4 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग को। तो 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के लिए सूत्र आपके पास में ये रहा, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटे 6। मान रखते हैं n का कितना, 10, 10 प्लस 1 11, 10 का दुगुना 20 प्लस 1 21 और पूरे के बट्टे में 6, माइनस n का मान यहाँ कितना रखना है, 4, तो हम लिखेंगे 4, 4 प्लस 1 5, 4 का दुगुना 8, क्योंकि n का दुगुना, तो n का दुगुना करना है, 4 का दुगुना 8, उसमें 1 जोड़ना है तो हो जाएगा 9 और पूरे के बट्टे में 6। ठीक, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 5 बार, 3 से काटा 7 बार, ये हो जाएगा 5 गुणा 7 35, 35 को 11 से गुणा किया तो भी यही था, कितना था, 5 था, 8 था और 3 था। ठीक है, अब देखो एक तरीका और बता देता हूँ, आप और भी ज्यादा जल्दी सोल्व करना चाहते हैं और आपका माइंड इतना शार्प हो चुका है कि आपने काफी प्रैक्टिस कर ली है, तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने गुणा किया था, 35 को 11 से गुणा किया, तो मैंने दिमाग में क्या किया, 3 को इधर किसका दिया और 5 को थोड़ा इधर किसका दिया, दिमाग में दोनों को इधर उधर किसका दिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का जोड़ जो है वो बीच में लिख दिया, 5 और 3 हो गए 8, यही उत्तर आ गया। वापिस समझिए, देखो किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना है, जैसे मान लीजिए 45 को गुणा करना था, तो दिमाग में से
आंख बंद करके 45 को इधर 4 को इधर किसका लो, 5 को इधर, दोनों का जोड़ बीच में लिख दो। 4 और 5 कितने हो गए, 9, तो 495। अब मैं आपको जल्दी से पूछता हूँ, 33 को 11 से गुणा करना है तो 3 इधर बीच में 6, तो 3 6 3 363 आ जाएगा। बताइए 25 को 11 से गुणा करना है तो क्या आ जाएगा, तो इस साइड में तो 5 आएगा, बीच में 25 लिखना है, तो 5 तो इधर लास्ट में, और 5 और 2 7 बीच में, और ये 2, तो 2 7 5 275 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया 385 और माइनस। इसको सोल्व करना है, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 3 बार, 5 दूना 10, 10 दिए 30, ये 30 को गठा दो, 385 में से 30 गए तो 355 आ गए। यही आपके लिए आंसर होगा। तो बताओ गणित इजी है कि नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब आपको ये मत सोचना कि ये तो शुरुआत है इसलिए इजी है, शुरुआत नहीं, जब आप एंड करेंगे, लास्ट क्लास लेंगे, तो लास्ट क्लास भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, और आप देखेंगे कि गणित आपको सबसे आसान सब्जेक्ट लगने लग जाएगा। क्योंकि अगर गणित हार्ड होती तो भाई मैं गणित क्यों पढ़ाता, फिर मैं भी कोई इजी सब्जेक्ट पढ़ा लेता। तो मैंने पढ़ाने के लिए सबसे इजी सब्जेक्ट चूज किया है ताकि मुझे जोर ना आए। और अगर आपको जोर आ रहा है गणित पढ़ने में तो एक बार जोर कर लो, बाद में जोर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक सवाल और देखते हैं। लिखिए एक सवाल, 11 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 11 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व कीजिए। पहले कहाँ से ज्ञात करेंगे, 1 से कहाँ तक, 20 तक, माइनस कर देंगे 1 से कहाँ तक, 11 तक या 10 तक, बताइए कहाँ तक, 10 तक, क्योंकि 11 तो आपको रखना है, तो 1 से 10 तक। सूत्र अब आपके दिमाग में घूमना चाहिए, n कितना 20, n प्लस 1 20 प्लस 1 21, n का दुगुना 2n प्लस 1, तो 20 का दुगुना 40 प्लस 1 41, पूरे के बट्टे में 6, माइनस 1 से 10 तक, तो n का मान कितना 10, 10 प्लस 1 कितना 11, 10 का दुगुना 20 प्लस 1 21, और बट्टे कितना 6। सोल्व करते हैं, 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 7 बार। ठीक, अब यहाँ पे देखो 10 है तो पहले आप 41 को 7 से गुणा कर लो, तो ये 7 एकम 7, 7 चौके 28, 287, और ये 10 से गुणा किया तो 0 लग गया, 2870 माइनस। अब इसको भी देखो सोल्व करते हैं कैसे, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 7 बार, ये तो वही आ गया वापिस, 7 गुणा 5 35 को 11 से गुणा किया था तो 35 ऐसे लिखा था, बीच में दोनों का जोड़ लिख दिया था, 385। 2870 में से 385 घटाने, तो पहले देखो इसे घटाना, 2870 में से 300 घटाए तो 2570, 2570 में से 85 घटाने, तो पहले 70 घटा दो तब तो हो गए 2500 पूरे, फिर 15 और घटा लो तो 2485, ये हो गया 2485। ऐसे अगर आप घटाना सीख जाओगे तो आपको जो समय है वो कम से कम लगेगा। तो 2485 आपके लिए आंसर होगा, नोट कर लीजिए इसको। तो हमने अभी तक पढ़ा है प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना, उसके बाद में हमने पढ़ा है कि बीच में से किन्हीं प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं, तो वो भी सीख लिया। उसके बाद में प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना, और बीच में से प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। अब होगा अगला आपका टॉपिक होगा प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना, मतलब प्राकृत संख्याओं का पहले घन कर दिया जाए और उसके बाद में उनका योग ज्ञात किया जाए। तो प्राकृत संख्याएं होगी जैसे 1 2 3 4 5 6 ये लिखी हुई है। अब इनका सबसे पहले तो करना है घन, मतलब क्यूब आपको करना है, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे मान लीजिए 10 तक लेना है तो 10 का क्यूब। ठीक, अब इनके घनों का योग ज्ञात करना है, तो घनों का योग किसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले तो प्राकृत संख्याओं का घन करना है जो आपने लिख लिया है। इनका योग ज्ञात करना, इसका मतलब इनको आपको जोड़ के बताना है कि जोड़ने के बाद में उत्तर क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा सूत्र यूज करना होगा, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको केवल और केवल कितने सूत्र याद करने हैं, 2।
तो कौन कौन से? एक तो पहला n+1/2, दूसरा n+1 2n+1/6। ठीक है, तो आपको क्या नया सूत्र बताऊं? बिल्कुल, नया सूत्र यही है। ये जो आपके पहले सूत्र लिखाया हुआ है वही आपके लिए नया सूत्र होगा। तो इसमें फर्क क्या होगा फिर? तो देखो फर्क कर देते हैं। पहले ये सूत्र लिखा, अब क्या करें, जब आपको घनों का योग ज्ञात करना है तो आप इस सूत्र का स्क्वायर कर देना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आपको प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है तो जो प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने वाला सूत्र है उस पूरे सूत्र का वर्ग कर दीजिए। तो आपको सोल्व करते टाइम n का मान कितना रखना है? 10। आपके लिए जैसे सवाल है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए, तो n का मान जैसे रखा आपने 10, 10 + 1 हो गया 11 और पूरे के बट्टे में 2, और इसका करना है स्क्वायर, इसका वर्ग करना है। तो आप इसको काटेंगे, 2 से कट गया 5 बार, 5 × 11 हो गया 55, और 55 का स्क्वायर करना है। तो कैसे करते हैं देखो, चलो इसका भी एक तरीका बता देते हैं। इसका तरीका ये होता है कि किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो, मतलब इकाई अंक 5 हो, तो उसका वर्ग करना हो तो बहुत आसान है। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो और उसका आपको वर्ग ज्ञात करना है तो बहुत आसान है। कैसे? 5 का स्क्वायर कर दो, कितना? 25। ठीक है, उसके बाद में इधर वाला जो अंक होता है उसको इस अंक से एक ज्यादा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो 5 को 5 से एक ज्यादा होता है 6 से गुणा कर दो। तो 5 लिखा है तो 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 × 6, 6 पंजे होते हैं 30, वो यहाँ पे लिख दो, 30 25, 3025 हो जाएगा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे आपको 65 का स्क्वायर ज्ञात करना है। ये तरीका तभी लगेगा जब इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 5। इधर वाला जो इकाई का अंक है वो 5 होना चाहिए। तो 65 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना? 25। अब 6 को 6 से एक ज्यादा कौन होता है? 7, 7 से गुणा करेंगे तो 6 × 42, ये होगा 4225। आपको 75 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो 5 का स्क्वायर 25, 7 को 7 8 56, ये लो जी, 7 को 8 से गुणा किया 56 आ गया। आपको 85 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 8 को 8 से एक ज्यादा होता है 9, 9 से गुणा किया तो 9 × 72, 7225। आपको 95 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो आप 5 का स्क्वायर होगा 25, और 9 को 9 से एक ज्यादा होता है 10, 9 को 10 से गुणा किया तो हो गया 90, 9025। आपको मान लीजिए इससे पहले वाली संख्या 45 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा? 25, 4 पंजे 20, 20 25। अब आप जल्दी जल्दी बताइए 35 का स्क्वायर क्या होगा? सोल्व करके बताइए। 25, 3 चौके 1225, और बताइए 25 का स्क्वायर क्या होगा? तो वैसे तो 625 आप जानते हैं, लेकिन इस तरीके से सोल्व करते हैं तो 25, 2 को 2 से एक ज्यादा 3, 3 से गुणा किया तो 6। आपको 15 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो लास्ट में तो 25, 1 को 2 से गुणा किया, 2 एकम 2, 225। ठीक, ये तरीका आपके लिए नया तरीका आ गया। तो यहाँ वापिस आते हैं, 55 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25, 5 को एक ज्यादा 6 से गुणा किया तो 6 पंजे 30, 3025, ये आपके लिए उत्तर होगा। ठीक, अगर आप चाहें तो इसको क्यूब करके चेक कर लेना, यही उत्तर आपके पास में आएगा। तो हमने सीख लिया है घनों का योग ज्ञात करना। एक सवाल और लिखिए, जैसे लिखो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? सूत्र है n+1/2, n का मान कितना? 50, और इस पूरे सूत्र का क्या करना है? होल स्क्वायर। 50 + 1 हो गया 51, और पूरे के बट्टे में 2, और इसका कर देना है होल स्क्वायर। अब आप इसको काट सकते हैं, 2 से कट गया कितनी बार? 25 बार। 25 को गुणा करना है 51 से। चलो एक तरीका और बताते हैं।
किसी भी संख्या को 50 से गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं, किसी भी संख्या को 25 से गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं। देखो जो भी तरीके सवाल में बीच में काम आते रहेंगे मैं तभी आपको बताता रहूंगा, क्योंकि एक साथ जब मैं लिखाने बैठ जाऊंगा तब वो आपको ना तो याद होंगे और ना मेरे ध्यान में रहेंगे कि कौन से बता दिए और कौन से रह गए। इसलिए जो भी तरीका आपको यूज लेना है वो सारे तरीके 1 बाय 1 जैसे आपके काम में आएंगे वहीं पे आपको बता दिए जाएंगे। तो देखना, आप जब किसी भी संख्या को 100 से गुणा करते हो, कोई भी संख्या हो, तो उसके अंत में डबल जीरो लगा दो। ठीक, तो किसी संख्या को अगर 50 से गुणा करना हो तो फिर क्या करते हैं, देखिए समझिए इसको। ये 50 है, इससे गुणा करना इजी है या 100 से गुणा करना इजी है, सब जानते हैं 100 से गुणा करना इजी है क्योंकि डबल जीरो लगाए हैं। तो क्या मैं इस 50 को 100 बना सकता हूँ, बिल्कुल। कैसे, आप इस 50 को 2 से गुणा कर दीजिए और उसके बाद में वापस 2 का भाग दे दीजिए। 50 को 2 से गुणा कर दो, वापस 2 का भाग दे दो, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो ऐसा करने से क्या होता है, 50 गुणा 2 हो जाता है 100। 100 करना बहुत इजी है, 100 से गुणा करना तो 2 जीरो लगा दो, फिर उसमें 2 का भाग देना भी बहुत आसान होता है, आधा कर दो, तो जो भी संख्या आएगी उसका आधा कर दो। समझिए, जैसे आपको मान लीजिए 42 को गुणा करना था 50 से, तो ऐसे गुणा करेंगे तो हो सकता है आपको 10 सेकंड या 12 सेकंड का समय लग जाए। लेकिन अगर आप इसको मन मन में ऐसे कर लो कि ऊपर 2 से गुणा और नीचे 2 से गुणा, तो 42 को आप 50 गुणा 2 का मतलब 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 4200, उसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा 2100। अब इतना समय तो इसलिए लगा क्योंकि ये आपको समझाना था। अब एग्जाम में समय कम कैसे लगेगा, तो वापिस समझिए, देखो मुझे गुणा करना है किसको, 42 को, किससे, 50 से, तो मैं क्या करूंगा, 50 की बजाय किससे गुणा करूंगा, 100 से। उसकी एवज में 50 को दुगुना किया तो वापस उसको आधा कर देना, पहले दुगुना कर दिया फिर वापस जो रिजल्ट आए उसको आधा कर देंगे। तो 50 का दुगुना 100 से गुणा किया, तो 100 से गुणा किया तो 4200, 4200 का आधा हो गया 2100। तो ऐसे आपको लिख देना है। चलिए और सवाल सोल्व कराते हैं। मैंने लिखा 64 गुणा 50, 64 का या तो आप एक काम करो, 50 की बजाय 100 से गुणा करो 6400, 6400 का आधा हो गया 3200। या उसके बाद में देखो क्या होगा, आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में आपको समझ में आएगा, किसी भी संख्या को 50 से गुणा करना हो तो आप इधर वाली संख्या का आधा कर दो और बाद में 2 जीरो लगा देना। ठीक, वापिस समझते हैं, देखो कैसे, 64 का आधा 32, 2 जीरो लगा दो 3200। और सॉल्व करते हैं, मैंने लिखा 27 गुणा 50, 27 का आधा कर दो तो 13.5, 13.5 का मतलब ये 13.5, 2 जीरो लगाने थे तो भाई 13.13 को 2 जीरो लगाने का मतलब ये बिंदु हटेगा और यहाँ आ जाएगा 1350। इतना अंदाजा तो आपको लग ही जाएगा कि 13.5 आएगा, 1350 आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने 28 गुणा 50, 28 का आधा 14, 2 जीरो लगा दो, ये लो जी हो गया। और सोल्व करते हैं, देखो मैंने लिखा 184 गुणा 50, तो 100 का आधा 50, 80 का आधा 40, 50 और 40 90, 4 का आधा 2, 90 2 हो गए 92, ये लो 2 जीरो लगा दो 9200। ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है। तो वापिस आते हैं यहाँ पे था 25 से गुणा करना, तो 25 से गुणा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 25 को 100 बनाने के लिए आप ऊपर भी 4 से गुणा कर दो, नीचे भी 4 से गुणा कर दो। ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 होने का मतलब 2 जीरो लगाने हैं। अब 4 का भाग देना है, एक बार 2 का दे दो फिर 2 का दे दो, इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, मतलब 2 बार आपको आधा करना है। तो यहाँ ये चीज अप्लाई करते हैं, 25 गुणा 51। ठीक, ऐसे आपको करना था भाई, 25 गुणा 51 और उसका होल स्क्वायर करना था। अब 25 से गुणा करना है किसको, 51 को, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे 5100, अब उसका आधा 2 बार कर देना है, तो 5000 का आधा होता है 2500, कितना होता है 2500, 5100 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2550 हो जाएगा। भाई 5000 का तो 2500, 100 का आधा 50, तो 2550, फिर और आधा कर देना है, तो 2500 का आधा होता है 1250, 50 का आधा होता है 25,
1250 और 25 होता है 1275। तो इसका उत्तर आएगा 1275 और उसका करना है स्क्वायर। इसका स्क्वायर आप कर लेना, ठीक है। तो जो भी उत्तर आएगा वो आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगर ये तरीका आपको सोल्व करने में से लगता है कि भाई अभी टफ है, तो आप कुछ नहीं करना, आप साइड में लिख लेना 51 और लिख लेना 25, और जो उत्तर आए, जो आएगा आपके पास में 1275, उसका फिर वर्क कर देना, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल देखते हैं कि अगर बीच में से प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछ लिया जाए तो कैसे उसको सोल्व किया जाता है। तो वो तो आप समझ चुके हैं, केवल एक उदाहरण देख लेते हैं चलो, क्योंकि इतना तो आपके समझ में आ ही जाता है। फिर आपको ज्यादा कमजोर भी तो नहीं मानना है। चलो लिखो एक सवाल। 11 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। तो पहले हम कहां से, 1 से 20 तक माइनस 1 से कहां तक, 10 तक। 1 से 20 तक के लिए सूत्र है n+1/2 पूरे सूत्र का होल स्क्वायर। सूत्र दोनों के लिए यही रहेगा। तो पहले यहां तक ज्ञात करते हैं, n का मान 20, 20 + 1 21 और बट्टे 2 पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 1 से 10 तक, तो n का मान 10, 10 + 1 हो गया 11 बट्टे 2 पूरे का होल स्क्वायर। 2 से कट गया 10 बार, 10 को 21 से गुणा किया तो 210, इसका स्क्वायर, माइनस 2 से कट गया 5 बार, 5 को 11 से गुणा किया तो 55 का स्क्वायर। यहाँ पे 210 का स्क्वायर हो जाएगा 441, एक जीरो का स्क्वायर हो जाएगा 2 जीरो, माइनस 55 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर होगा 25, और इस 5 को 6 से गुणा किया तो हो गया 30, 3025। अब आपको 44,100 में से 3025 घटाना है। तो देखो घटाने का तरीका, 100 में से तो 25 घटा दो, 75 बचाएंगे, और 44,000 में से 3,000 घटा दो तो 41,000 बच जाएंगे। तो टोटल होंगे 41,075, ठीक। ये आपके लिए आंसर होगा। तो आज हमने पढ़ा प्राकृत संख्याएं, और प्राकृत संख्याओं से संबंधित जो संक्रियाएं हैं उनको हमने पढ़ा। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है, वो संख्याएं जो गिनती गिनने के काम में आती है, या प्रारंभिक दौर पे वस्तुओं की गिनती करने के काम में आती थी, वो प्राकृत संख्याएं होती है। इनमें जीरो शामिल नहीं होता, ये माइनस में नहीं होती है, और ये पॉइंट में नहीं होती है। ये पूरी पूरी संख्याएं होती है और एक से स्टार्ट होके अनंत तक चलती रहती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि प्राकृत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आपके पास में एक सूत्र था n+1 और बट्टे 2। उसके बाद में हमने पढ़ा कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो n+1, 2n+1 और पूरे के बट्टे में 6, ये दूसरा सूत्र था। उसके बाद में हमने देखा कि प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जो पहला सूत्र है उस पूरे सूत्र का वर्ग कर दिया जाता है। तो n+1/2 और इस पूरे सूत्र का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास में प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो ये कंप्लीट हुई आपकी प्राकृत संख्याएं। ये पहली क्लास थी, आज हमने स्टार्ट किया है, और आगे की जो क्लासें होगी वो कंटिन्यू चलती रहेगी। यूट्यूब पे आपको टॉपिक तो मिल जाएंगे, जैसे प्राकृत संख्याएं आप सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक मिल जाएगा, लेकिन आपको परफेक्टली जो सिलेबस वाइज टॉपिक है वो मैं पूरा यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ग्रेड 2022, तो उसके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर मान लीजिए आरपीएससी सिलेबस चेंज भी कर देती है तो जो नया चेंज सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करवाया जाएगा। और दूसरी बात ये कि प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल भी आपको सोल्व करवाते हुए आगे पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको ध्यान में रहे कि आरपीएससी किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछता है। तो पिछली जो 3 भर्तियां हैं उनका मुझे पढ़ाने का अनुभव है। पिछली 3 भर्तियों में मैंने विभिन्न ऑफलाइन क्लासेज में कोचिंग करवाई है। तो अब ऑनलाइन आपको ये जो कोचिंग करवा रहा हूँ इसमें चौथी भर्ती का अनुभव होगा। तो पिछली 3 भर्तियों के जो सवाल है वो मुझे पता है किस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं को आधार रखते हुए आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक।
और दूसरी बात कि आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस निःशुल्क शिक्षा मिशन का फायदा मिल सके। ठीक, धन्यवाद।